हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जीएस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मेंस में अपने डाल सकते हो उसके बारे में देखेंगे। आजकल बहुत न्यूज़ G20 को लेके चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग का कन्वेंशन है या फिर कोलैबोरेशन है, उसको सबको एक जगह पे लाके आपके सामने यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट्स पे रखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट पॉइंट्स में एक्चुअली में देख रहे हो आप। डायरेक्टली द हिंदू से निकाला हुआ कंटेंट है, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहला है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को लेके था। तो इसमें क्या करने की बात की जा रही है, कैसे हो सकता है ये GS3 में आ सकता है ये। तो ग्लोबल एक्सेलरेशन फंड बनाने का बात हुआ है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात हुई है, और MSME को इम्प्रूवमेंट करने का बात हुआ है कि इनको आप नॉलेज शेयर करो ताकि ये ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ अपना काम कर सके। इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब मिनिमम इंटरेस्ट फ्री लोन, उससे सप्लाई चेन बूस्ट हो सके, फिर इनको एक्सपोर्ट में भी कुछ सहायता मिल सके, जिसके कारण ये एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज़ कर सके। 56% हम लोग यू लाइक MSME जॉब क्रिएट कर सकता है, एक ऐसा डेटा है। ठीक है, चलो इतना कुछ यहाँ से सीख लिए, जल्दी से रिवीजन भी हो गया। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होता है हम लोग का, तो या फिर कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्री प्लस एकेडेमिया, ये हो सकता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकता है, तो पहले तो हम लोग जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्किल योजना हो गया, या फिर PM स्किल योजना जो था ना हम लोग का, वो सब इंक्लूड करके कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बात कर रहे थे, तो सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। CDRI जो हमारा कंसेप्ट है उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ केयर, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड 4.0 ये ज़रूरी है। अब ट्रेड 4.0 क्या होता है कि हमारा इंटरनेट के थ्रू जो ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप NFT हो गया या फिर डिजिटल एसेट हो गया, ये सब कोई बूस्ट करने का ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ठीक है, अब आज जो इंक्लूसिव ट्रेड करने की बात हो रही है वेमेन और यूथ में, ठीक है, इंक्लूसिव ट्रेड फॉर वुमेन एंड यूथ, वुमेन और यूथ को भी सेम प्लेटफॉर्म पे लाके उनका जो SHG होता है, ये सब के थ्रू अच्छे से ट्रेड करने का बात है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। पहला तो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे इन्वेस्टमेंट आ सकेगा और जाके ये लाइक प्रॉपरली चैनलाइज्ड हो पाएगा, गवर्नेंस ठीक हो सकता है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। DPI क्या होता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा UPI है, भीम है, फिर कोविन ऐप है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया स्टैक जो है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, जेंडर एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, इंक्लूसिव फाइनेंस का बात हो रहा है, जेंडर और डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब हम लोग का सोशल फैक्टर है। कोई भी एक सिचुएशन को आप मल्टीपल डायमेंशन लेना, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, फिर हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इसके बाद आपका हो जाएगा फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो इतना डायमेंशन ओपन करोगे तो आंसर अच्छा बन जाएगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, बोरिंग कॉस्ट को हम लोग को रिड्यूस करना है, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, उसके बाद क्या, टारगेटेड इंटरवेंशन ऑफ एग्री रूरल सेगमेंट, एग्री रूरल सेगमेंट को भी टारगेट करना है। ठीक है, इंसेंटिवाइजिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जितना भी होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे सिंगापुर के साथ हम लोगों ने UPI वाला अभी पार्टनरशिप किया, जितना ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा उतना ज़्यादा रेमिटेंस आना जाना, फिर ट्रेड होगा, ये सब। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ताकि लोग इसमें प्रमोशन करें, प्रमोट करें और पेमेंट करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत कम है हमारे इंडिया में अभी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं, कंपेंडियम ऑन बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होगा, जैसे इटली है, जैसे सॉरी इसराइल है, वो एग्रीकल्चर में बहुत ही टॉप क्लास है, और इंडिया हो गया वो फूड ग्रेड में टॉप क्लास है, मतलब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ का टेक्नोलॉजी और यहाँ का लैंड और जो भी फार्मिंग टेक्निक उसको अगर इंक्लूड कर दे तो सस्टेनेबल फार्मिंग बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं इंडिया और इसराइल का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो उनको एक जगह पे ले आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इक्विटेबल ट्रांजिशन में काम आएगा, कोलैबोरेशन कर सकते हैं डीप और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक, होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, आपको कोई पता होगा, जस्ट एक रिवीजन चैनल है, तो आप इसको जल्दी से अपने में ग्रैस्प कर सकते हो। चलो, फिर दूसरा है काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन का बात हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब स्पेस का अगर क्वेश्चन आ गया GS3 में हमारा, तो हम लोग ये डाल सकते हैं, वी आर बिल्डिंग अ काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, इट विल हेल्पफुल इन स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या है, काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। चलो अभी ये देख लेते हैं इधर क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। उसमें क्या होगा, पहले तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी फास्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी को हम लोग प्रमोट करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी बहुत रूरल सेक्शन में लोग या अर्बन सेक्शन में भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है। स्किल गैप को रिड्यूस करना होगा, स्किल गैप। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। MSME अभी ओनली 86% MSME अभी भी डिजिटलाइज्ड नहीं है।
ठीक है, सॉरी, हाँ, हाँ, इतने लोग अभी भी डिजिटलाइज़ नहीं है, तो इसको अभी ज़रूरी है काम करना, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी पे हम लोग को काम करना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी सबको पता है। उसके बाद है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन डेटा सेंटर, ये हमारा क्या हो जाएगा एनवायरनमेंट का। ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन डेटा सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब कि हर कंट्री उसमें एक्नॉलेज करे और एक हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स करें जो हम लोग ग्रीन डेटा सेंटर पे यूज़ कर सकते हैं। क्या है ग्रीन डेटा सेंटर? जितना बार बोलोगे उतना याद रहेगा, ये सब करंट इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट होगा आंसर राइटिंग में। क्या है ग्रीन डेटा सेंटर, जीडीसी। जीडीसी मतलब क्या होता है? जीडीसी, ये होता है ग्रीन डेटा सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर, ठीक है। अब आ जाओ बायो मटेरियल और बायो एनर्जी पे भी बात कर सकते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ अभी, ठीक है, उस पर बात हो सकता है। स्टेम फॉर वुमेन, स्टेम एजुकेशन, उस पर बात हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं लेबर का, बात कर रहे हैं ना, फॉर्मलाइजेशन का बात कर रहे हैं। उसके बाद ई श्रम जो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंक्लूड करता है। असीम पोर्टल है जो जॉब के साथ रिक्वायरमेंट फिक्स करके आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेबर कोड भी लाए हैं 3। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे लेबर का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इंडिया से जो लेबर है वो यूएई में जा रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन अगर इस प्लेटफॉर्म पे होगा तो यूएई सरकार को भी दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा उनका बैकग्राउंड चेक करने में, और इंडियन सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी कि क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का उनका लिविंग है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब क्या है नेट ज़ीरो ट्रांजिशन, इसमें हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा? एक तो फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा, उसके साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कोऑपरेशन इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस ट्रांसफ़र होगी, डबल ऑफ एफर्ट नहीं लगेगा, और फिर फाइनेंस तो है ही, ठीक है। तो नेट ज़ीरो ट्रांजिशन के लिए हम लोग को ग्लोबल कॉर्पोरेशन चाहिए, जिसमें हम लोग क्या होगा क्लाइमेट फाइनेंस बता दिया मैंने, ठीक है। उसके साथ हम लोग को पॉलिसी के जो बैरियर्स है ना उसको हटाना पड़ेगा, मतलब पॉलिसी बैरियर्स कि जो भी पॉलिसीज़ के कारण हमारे इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, उसको बैरियर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ईएसडी स्टैंडर्ड का होता है एनवायरमेंटल सोशल गारंटी जो होता है ना, वो ईएसडी स्टैंडर्ड पे काम करना होगा, ईएसडी गवर्नेंस को प्रमोट करना होगा। क्या है ईएसडी? इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस सिस्टम। हम लोग को क्या करना है कि जो भी सोसाइटी है उसको इन्वायरमेंट, उसको सोशल जो गवर्नेंस जो भी सिस्टम होगा वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस करेंगे, तभी एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये ईएसजी स्टैंडर्ड और ईएसजी गवर्नेंस पे काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल को बूस्ट करना होगा। ह्यूमन कैपिटल इन द सेंस कि ह्यूमन रिसोर्स, उनका नॉलेज, उनका स्किल, उनका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, डिजिटल डिवाइस को रिड्यूस करना, ये सब आता है हमारे ह्यूमन कैपिटल में, उसको स्ट्रेंथ करना होगा। अफ्रीकन यूनियन हमारा इंक्लूड हो गया G20 में, ठीक है। तो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अफ्रीकन नेशंस को, देन ओनली वी कैन गिव सॉफ्ट पावर टू देम, सॉफ्ट स्किल्स टू देम। फिर टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, हेल्थ में काम कर सकते हैं, एजुकेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ हम लोग नेचुरल रिसोर्स को भी एक्सट्रैक्शन में काम आ जाएगा जब डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी प्रॉपर होगा। तो फिजिकल कनेक्टिविटी इन द सेंस कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक। फाइनेंसिंग डीकार्बनाइजेशन, मतलब अभी क्या हो रहा है, जो भी क्रिप्टो वाला बात है ना, क्रिप्टो का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। उसका जो माइनिंग होता है बिटकॉइन माइनिंग, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉस है, बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो भी है, जो भी कोल से बनता है ना। तो हम लोग को देखना है कि फाइनेंसिंग को कैसे डीकार्बनाइज कर पाए। एक आरबीआई का पेपर भी है और एक फोरम भी उन्होंने ज्वाइन किया जिसमें हम लोग पेपरलेस बनने का बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपरलेस बनना, डिजिटल मोड में काम करना, और भी है एटीएम का जो बिल है उसको नहीं निकालना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है हमारा फाइनेंसिंग डीकार्बनाइजेशन, ठीक है। हर सेक्टर में हमको डिकार्बनाइजेशन का बात करना है। और जो इंडिया यूएस का रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा, किस पे, ऐसे तो बहुत कुछ है बट करंट में क्या क्या था वो देख लेते हैं। जेट डील से बात हुआ था जब मोदी जी गए हुए थे अमेरिका में, तो जेट इंजन, सॉरी जेट डील नहीं, जेट इंजन हमारे इंडिया में बनेगा, उस पर बात हुआ था, अभी फाइनलाइज हो गया ये। डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट चल रहा था दो कंट्री के बीच में, ठीक है। कोई एक पॉइंट को लेके डिस्प्यूट था, 7 डिस्प्यूट था जिसमें सब कुछ क्लियर हो गया था। अब 7वां डिस्प्यूट भी आज क्लियर हो गया, तो दो कंट्री अब आराम से डब्ल्यूटीओ में, अब दोनों कंट्री में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा। डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन तो हर हमेशा आते रहता है हमारे किसका, सॉरी GS 2 में आते रहता है। डब्ल्यूटीओ में क्या रिफॉर्म चाहिए, क्या हम लोग का एजेंडा होना चाहिए, इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है दूसरे कंट्री डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स थ्रू, ठीक है। तो इसमें आप क्या डाल सकते हो कि अभी हम लोगों ने अपना जो रिजोल्यूशन था, अपना जो इशू था यूएस के साथ, उसको रिजॉल्व कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रेड में बूस्ट होगा और हम लोग का जो ग्लोबल पार्टनरशिप है और भी प्रॉपर होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद GEF41 जेट इंजन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अगर ये आप डाल देते हो, जैसे जेट इंजन डालोगे तब भी बेनिफिट है नंबर मिलने में, अगर ये डालते हो GE414
ये क्या है G414, ये एक जेट इंजन है जो मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में यूएस का, ठीक है। तो ये एक तरीका से आपको बेनिफिशियल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है इंटेलिजेंस पे काम करना होगा, सर्वेलेंस पे काम करना होगा, रिकॉग्निशंस पे काम करना होगा। अब कैसे हो सकता है, तो ड्रोन, मिलिट्री डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन क्वाड, ये सब तो नॉर्मल है, पढ़ लेना समझ जाओगे। वी कुरियन का एक आया हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन में, उन्होंने काम किया था ऑपरेशन फ्लड, डेयरी फार्मिंग पे, ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बना दिया उन्होंने अमूल को, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप डाल सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी अपना एथिक्स में डाल सकते हैं। फिर आप व्हाइट रिवॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं। इनका एग्जांपल आप कोऑपरेटिव्स में भी डाल सकते हैं। कोऑपरेटिव में भी नया मिनिस्ट्री बना है, तो उसमें आप डाल सकते हो कि हाउ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री विल बी हेल्पफुल, ठीक है। तो पहला आप डाल सकते हो कि कोऑपरेटिव बनने से हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा, फिर लोकल गारंटी मिलेगा, लोकल के प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिलेगा, लोकल का इनकम जनरेशन, एस्पिरेशन, प्रोडक्ट का दाम। तो ये सब का एग्जांपल आप वी कुरियन के कोऑपरेटिव अमूल से भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो फाइन, अब आगे आ जाते हैं। एक हमारा था कि जजमेंट था अडल्ट फ्री टू मैरी एंड लिव टुगेदर, ऐसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है कि किससे मैरी करना है, किसके साथ रहना है, वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है इवन पेरेंट्स कांट इंटरफियर। एक जजमेंट है, जजमेंट को ध्यान में रखना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसको आप वो करो, लेकिन दिमाग में रखना, क्या आप लोग को दिमाग में रखना है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, ठीक है। राजस्थान पहला ऐसा सरकार बना स्टेट गवर्नमेंट जिसने गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए पहला बिल लाया है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेबर में, लेबर का जो कोड है उसमें, ठीक है। तो सोशलॉजी में भी आ सकता है और हमारा जीएस में भी आ सकता है, जीएस 1 में भी आ सकता है। इसमें क्या बात हो रहा है ना, तो वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ना है इसको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए जहाँ पे पैसे इकट्ठा रहेंगे तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलता रहेगा, ठीक है। मेडिकल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन, इस सब चीज़ के लिए। फिर क्या है, एक लाइन था, बहुत अच्छा लाइन था, पॉलिटिकल कंपल्शन मेक देम गो बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल अलायंसेस, ठीक है। आप एंटी डिफेक्शन में ये चीज़ डाल सकते हो GS2 पेपर में, या आप एक तरीका स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, देखिए पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण दे गो बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल अलायंसेस, मतलब आइडियोलॉजी डिफरेंट है देन ऑल्सो दे अलायंस जस्ट बिकॉज दे हैव पॉलिटिकल कंपल्शन, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, दूसरा क्या है हमारा कि क्रिमिनल लॉ के बारे में देख लेते हैं, जस्ट मिनट। ओके, क्रिमिनल लॉ के बारे में देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कि अगर ये क्वेश्चन रहेगा ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो समझ जाना क्या मतलब है कि विदाउट वारंट भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि वारंट लाओ तभी अरेस्ट होगा, तो नहीं, वो नॉन कॉग्निजेबल में होता है। कॉग्निजेबल में हम लोग का विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट है अरुणा रॉय, उनका आप एग्जाम्पल अपने एथिक्स में डाल सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में अरुणा रॉय, और इन्वायरमेंट में डाल सकते हो तो अरुणा रॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लिखा है ताकि याद रहे। अब इंडिया एशियान के बारे में देखते थे क्या है हमारा। इंडिया एशियान का जो रिलेशन है इकोनॉमिक पे बेस्ड है, स्ट्रेटेजिक रीजन पे भी बेस्ड है। जो हमारा एशियन के जो 10 कंट्रीज़ हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ बोल रहा हूँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अल्टरनेटिव रूट देता है, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर इनकम जनरेशन देता है, इनके लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में आने का बूस्ट करता है। तो एशियन मार्केट बहुत बड़ा हम लोग के लिए बेनिफिशियल है नॉर्थ ईस्ट को प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया एशियन का क्या वो है हमारा, पहला तो है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन से इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल टाइज को इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो हमारे चोला डायनेस्टी के लोग बहुत ज़्यादा रह चुके हैं वहाँ पे, उसके बाद बुद्धिज़्म बहुत मतलब इस्टेब्लिश्ड है, तो हम लोग का ट्रेडिशनल टाइज भी है वहाँ पे। ग्लोबल ट्रेड में जो अभी अनसर्टेनिटीज चल रहा है उसकी वजह से इंडिया एशिया का रिलेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। UNCTAD, इनका क्या कहना है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट ये लोग निकालते हैं रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेड अपडेट कौन निकालता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ग्लोबल ट्रेड अपडेट ये हमारा UNCTAD, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि परसिस्टेंट इन्फ्लेशन चलेगा, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ है बहुत, जियोपॉलिटिकल में बहुत टेंशन है, तो इसके लिए जो रीजनल ग्रुपिंग है ना उनको स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नीड क्या है हमारा, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी में और न्यूट्रिशन को हम लोग को ठीक करना होगा, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण और एल नीनो के कारण भी। अब देखो, फूड सिक्योरिटी को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना है कि प्रोडक्शन कम हुआ या फिर वॉर चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन है, इसको एक और एंगल से देख सकते हो जो आपको बूस्ट करेगा जियोग्राफिकल एंगल से, जो हमारा हो जाएगा एल नीनो, ठीक है। तो इसको भी डाल सकते हो। एल निनो है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड सिक्योरिटी में इशू आ रहा है, डिसरप्टिव वेदर बनते जा रहा है कि जल्दी से अच्छा फूड नहीं आ पा रहा है, मतलब फूड का क्वालिटी भी ठीक नहीं है, क्वालिटी भी नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है और दाम भी बहुत हाई हो जा रहा है। तो एल निनो एक वेदर इम्पैक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, रूल बेस्ड पोस्ट कोविड एक नया ऑर्डर बन के आया, जैसे कोल्ड वॉर के बाद एक नया ऑर्डर बना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया ऑर्डर बना ना, उस तरीका से कोविड के बाद भी एक नया ऑर्डर बना हमारी सोसाइटी में, जिसको हम लोग किस पे बेस करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर होगा ये, ठीक है। रूल बेस्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड, ठीक है।
ओपन इंडो पैसिफिक, ऐसा नहीं कि इंडो पैसिफिक को हम लोग ओपन इन द सेंस कि ट्रेड में, डाइवर्सिटी में, फिर फ्लरिशमेंट में, सिक्योरिटी में, ये सब में ओपन रखने का बात हो रहा है। चाइना मसल फ्लेक्सिंग करता है, अपना मसल फ्लेक्सिंग इन द सेंस की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए, तो इसको रिड्यूस करने का बात हो रहा है। इंडिया एक तरीके से एशियान के लिए एक मोर रिलायबल पार्टनर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इकोनॉमिक पार्टनर। अब इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोग लाइक डेप्थ ट्रैप का बात नहीं करते हैं, कल्चर टाई है, सॉफ्ट पावर है हमारा, उसका इंडो पैसिफिक में हम लोग पावर मेंटेन करते हैं। हम लोग एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हम लोग वेस्ट और ईस्ट दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिलता है कि नो, दे आर डूइंग गुड विथ मल्टीलेटरल बैंक्स ऑल्सो, इवन रीजनल बैंक्स ऑल्सो, रीजनल ग्रुपिंग ऑल्सो, दे आर डूइंग वेल। तो हम लोग एक तरीका का वो लेके चल सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा जो आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी वाला, वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग रूल बेस्ड इंस्टेंस, क्या है ना कि मान चलो कि दो कंट्री के बीच में कुछ इशू आया और ये कोर्ट में चला गया ये बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया बात, तो सुप्रीम कोर्ट गोज ऑन द रूल बेस्ड। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर रूल बेस्ड होता है, तो ऐसा नहीं कि आप नया रूल बदल जाएगा, तो कंट्री ये भी प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे रूल बेस्ड काम हो उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ का बात हो रहा है, अगर ग्लोबल साउथ पे अगर बूस्ट करेंगे ना, ग्लोबल साउथ को अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो एक तरीके से बेनिफिशियल ही होगा सभी के लिए, ठीक है, ऐसा हुआ है। फिर हम लोग का क्या है कि चाइनीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना कि हम लोग का ट्रेड डिफिसिट बढ़ते ही चला जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में देना होगा, ठीक है। ओके, रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, इसको समझना है। अब मान के चलो कि दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडिया से कोई पेरेंट्स गए, मतलब कि बच्चे लोग पढ़ने के जाते हैं ना, तो वहाँ पे कमाना शुरू किए, शादी हुआ वहाँ पे जो बच्चे हुए, तो ये जो बच्चे हैं ना, तो ये जैसे मान के चलो कि कोई हॉस्पिटल में जाते हैं ना कभी कोई ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या होता है ना कि इस मेरे को भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, जो नॉर्मल सा है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे गए तो यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं ना, इनको ये लगता है कि ज़रूर इनको मारा गया होगा, इनको ज़रूर पीटा गया होगा या फिर इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया होगा, तो इस जो बच्चा है उसको ना ये फॉस्टर केयर में डाल देते हैं। ये स्टेट ही जो सेंटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान रखेगा, आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो। हमारे कंट्री का रूल है कि बच्चों को किसी तरह कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, विदाउट प्रेजुडिस उन लोग का हो जाता है कि ये लोग तो जरूर मारे पीटे होंगे, इसलिए इस तरह का इशू आया है, बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं होगा, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं ना कि कर देते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन में, ठीक है। तो वन साइडेड है, बहुत कल्चरली प्रेजुडिस है। अब देखो इंडियन कल्चर में देखो, मारना इज़ नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, मारना तो कहीं जस्टिफाइड नहीं है, बट मारना और ज़बरदस्ती मारना, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर इन सेंस कि हम कोई होमवर्क नहीं किए और मेरे पेरेंट्स मेरे को मार रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। कुछ सिखाने के लिए मार रहे हैं मेरे को तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर ज़बरदस्ती से चाइल्ड लेबर हो गया, उसमें मारना, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ है ना कि कल्चरली प्रेजुडिस है ये, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉस्टर केयर में डाल देते हैं, बच्चा क्या होता है, एलिनेट हो जाता है कि अपने कल्चर से तो एलिनेट है, ऑलरेडी बाहर रहता है, दूसरे कंट्री में है, और भी अपने पेरेंट्स जो उसका कल्चर बेसिक होना, जैसे इंडियन है तो इंडियन कल्चर होना चाहिए, जैसे दिवाली मनाना चाहिए, होली मनाना चाहिए, तो पेरेंट्स के साथ रहता तो बनाता ही सब, उसको पता चलता अपने कल्चर के बारे में। अब तो उनसे भी अलग कर दिए, तो बेचारा हर जगह से एलिनेट हो गया, इमोशनल एलिनेशन, कल्चर एलिनेशन, समझ रहे हो, एथनिक कल्चर सबके साथ एलिनेट हो गया बेचारा, आइडेंटिटी उसका लूज होने लगता है, अनेबल टू डेवलप बॉन्ड्स, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, डबली एलिनेटेड, ठीक है, ये एक वर्ड आप डाल सकते हैं अपने सोशियोलॉजी में, डबली एलिनेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, नीड ब्रॉडर ग्राउंड्स, कल्चर प्रेजुडिस को ठीक करना होगा, ठीक है। शुड नॉट इग्नोर कल्चर सेंसिटिवनेस, मतलब हर पर्टिकुलर कंट्री का अलग अलग कल्चर है, उस अकॉर्डिंग भी इस तरीके का देखो, मारना ऐसा जस्टिफाइड नहीं है, आप मारो, गलत है तो उसको पकड़ो, लेकिन आप वो कल्चर को ऐसा इलीगल नहीं करना। जैसे अभी ये क्यों आया ना कि एक मदर ने बेंगलोर में सुसाइड कर लिया, ठीक है, उनको अब बच्चे से अलग कर दिया गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कल्चर प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ क्रिमिनल ट्रायल्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहना है कि क्रिमिनल्स ट्रायल्स आइडियली नीड डायनेमिक जजेस। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स होता है ना, उसमें जज जो बैठे होते हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए, कि वो भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे जो भी क्रिमिनल जो भी चार्ज जिस पे लगा है, ठीक है। शुड नॉट बी रिजर्व नहीं होना चाहिए उनको, या फिर अनकम्युनिकेटिव नहीं होना चाहिए कि ऐसा सुनते रहना नहीं चाहिए, दे शुड बी प्रोएक्टिव एंड डायनेमिक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद G20 का बात है, G20 तो अभी बहुत ही चल रहा है। G20 शुड इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं वो लोग, इमिग्रेशन इशू में हेल्प कर सकते हैं, और अफ्रीका का जो रिसोर्स है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग
के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अफ्रीका में, अफ्रीकन यूनियन का स्टेटमेंट है कि अफ्रीका का जो रिसोर्स है अभी तक अनटैप्ड है बहुत, तो उसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अफ्रीका में बनाओ कोई बात नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो अफ्रीका में जो अभी भी पुअर है। इमिग्रेशन का जो इशू है ना, लोग अफ्रीका से निकल के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उसको भी हम लोग ठीक करने का बात कहेंगे। G20 शुड इन्वेस्ट, ये सब हमारा प्रॉब्लम है अफ्रीकन में, तो इसलिए हम लोग का अफ्रीकन यूनियन का फिर से बोल रहा हूँ कि नया इंक्लूजन हुआ है, तो ये एक रीज़न डाल सकते हो। रीज़न क्या है डालने का ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रॉट एंड कन्फ्लिक्ट आता रहता है, हर वैसा कूद देखने को मिलता है। नीड लास्टिंग सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। मेन फोकस क्या होगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर हमारा क्या है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद मॉरिशस, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था। एक और है कि चाइना जो हम लोग को फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है। अब जैसे डिक्लाइन आएगा, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हुआ है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन हाई होगा तो किस पे फ़र्क पड़ेगा, फूड पे फ़र्क पड़ेगा। फूड पे जहाँ फ़र्क पड़ा, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, जो फूड रिटेल प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बड़ा चेन बन गया ये। अब ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है चाइना के फर्टिलाइज़र में, तो उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है और जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो भी डिक्लाइनिंग चल रहा है, ठीक है। और इस पर उनका ग्रोथ भी बहुत कम हुआ, 5.5% ही हुआ है सिर्फ, ठीक है। G20 से जो सेशन है वो क्या होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए पहले तो, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ से, जीडीपी सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ठीक करना होगा, जो हम लोग का ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ठीक करने की बात हो रही है। फूड फ्यूल फर्टिलाइजर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट विल लीड टू अ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, वाटर पे बात कर सकते हैं। इंक्लूजन मोटिव होना चाहिए, इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ओके, अब 10/9/2023 में देख लेते क्या इंपॉर्टेंट था। मोरक्को में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत लॉस हुआ वहाँ पे, सो सैड न्यूज़, ठीक है। लेकिन देखते क्या वहाँ पे मराखे खे जो सिटी है ना, वहाँ पे ऐसा अर्थक्वेक आया है, तो और एटलस माउंटेन के पास है वो, ठीक है। तो इसको आप मैप में अपना डाल लेना किस तरीक़ा से, कहाँ पे मोरक्को है, कहाँ पे मराकेश सिटी है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ना, अभी मराकेश सिटी में ही G20 के फाइनेंशियल मिनिस्टर का मीटिंग होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ सोशलॉजी का बात है। मतलब इस तरीके से अभी क्या है ना कि इसको मैं समझा देता हूँ, इसमें क्या है कि ऐसे केरल में ना एक म्यूनिसपैलिटी मलापुरम म्यूनिसपैलिटी है, वहाँ पे एक उन लोगों ने कम्युनिटी सेंटर बना दिया है। कम्युनिटी सेंटर इन द सेंस कि वहाँ पे बूढ़े लोग जो है ना वो अपना आते हैं, बात करते हैं, दोस्तों लोग से बात करते हैं, तो एक जगह पे रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट का भी बात हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। कमिटी फॉर एल्डरली बनाया गया है, मैनेज्ड कमिटी, आप एथिक्स केस स्टडी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या देखा जा रहा है ना कि केरल में एजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एजिंग इन द सेंस कि 5.1% था पहले एज पॉपुलेशन, अब 16.5% हो गया है जस्ट इन 6 साल, 6 डिकेड, सॉरी 6 डिकेड्स में। तो इसमें आप देख सकते हो ना कि जैसे जैसे केरल सबसे मोस्ट एडवांस कहा जा सकता है स्टेट, ठीक है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है ना, वैसे वैसे एजिंग भी बढ़ना शुरू हो रहा है। अब एजिंग क्यों बढ़ रहा है, जैसे एडवांसमेंट हुआ, बच्चे लोग बाहर गए, या दोनों काम कर रहे हैं, मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है, और ज़्यादा मतलब चाइल्ड करने का जो होता है ना वो कर नहीं रहे, क्योंकि जस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारा एस्पिरेशन दोनों का है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बूढ़ों का जो संख्या है ना, एज्ड पॉपुलेशन, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो ये देखा जाता है कि डेवलपमेंट के साथ एजिंग का समस्या आने लगता है। सेम गोज विद चाइना, चाइना ने फिर अपना 3 चाइल्ड पॉलिसी ले आया वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है सोशियोलॉजी के लिए। 5.1% से 16.5% पे चला गया एजिंग, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे ओपन कम्युनिटी स्पेस होता है एज पर्सन के लिए, ठीक है, और अपना बात कर सकते हैं फ्रीली, अपना बात किया जा सकता है उनको। तो ये सब के बारे में था। ओके, आगे आते हैं। वेस्ट बंगाल ने अपना नया एक स्टेट लेवल नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, अवॉइड। अब फेडरलिज्म का जो बात होता है ना कि फेडरलिज्म में कैसे दिक्कत आता है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है GS2 में, तो आप ये कर सकते हो कि ओवर सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन विल लीड टू अ नेगेटिव फैक्टर इन फेडरलिज्म। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फेडरलिज्म को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो आप वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल डाल सकते हो कि ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में। बात किया गया था कि 6% GDP हम लोग कहाँ डालेंगे, एजुकेशन में डालेंगे, NEP के थ्रू, ठीक है। एक और चीज़ अब इम्पोर्टेंट है, अब G20 का एक कॉम्यूक रेडी हुआ। कॉम्यूक मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट, एक बड़ा सा जो बुक आता है ना उनका, जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें सभी कंट्रीज ने, G20 के सभी कंट्रीज ने बोला कि नहीं, नो प्रॉब्लम, हम लोग ठीक है,
सब में कंसेंसस मिल गया। लेकिन जो बाली डिक्लेरेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि फुट नोट डाले थे वो लोग। फुट नोट इन द सेंस कि कोई कंट्री ना एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मेरे को इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम है, या फिर कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सॉरी। तो उसमें क्या है ना कि हम लोगों ने इस बार एक्सेप्टेंस मिला, हर कंट्री से एक्सेप्टेंस मिल गया। तो इसमें रोल आया, जापान का बहुत बड़ा रोल आया और इंडिया का बहुत बड़ा रोल आया। अब कैसे देखते हैं जापान का रोल कैसा है कि G7 का प्रेसिडेंसी अभी जापान के पास है, और G20 का प्रेसिडेंसी हमारा इंडिया के पास है, ठीक है। तो G7 अभी प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे थे कि यूक्रेन का मामला डालो, रशिया और चाइना बोल रहे थे कि नो, यूक्रेन का मामला नहीं आना चाहिए क्योंकि इट्स जस्ट अ प्योरली इकोनॉमिक फोरम, तो इकोनॉमिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे कि G20 के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से मैक्सिमम कंट्री यूक्रेन को लेके बोल रहे थे, यूक्रेन रशिया को बोल रहे थे कि इट शुड कम इन आवर G20 का फोरम में। ऐसे चाइना और रशिया एक्सक्लूड कर रहे थे, और भी कंट्रीज थोड़े मोड़े एक्सक्लूड कर रहे थे। तो इंडियन डिप्लोमेट्स का जो था ना कि उन्होंने जापान के साथ मिलके और भी कंट्रीज को एक्सप्लेन किया कि नहीं ये इकोनॉमिक फोरम है तो इकोनॉमिक स्टेटमेंट डालते हैं, तो सभी लोग मान गए। अंत में बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस तरीका से। तो ये देखा जा रहा है कि जापान का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज को बोर्ड लाने के लिए, ठीक है। तो ताकि वो लोग मान गए कि चलो ठीक है, इस ये प्लेटफॉर्म को हम लोग इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म की तरह रखेंगे, इसमें जियो पॉलिटिक्स नहीं लाएंगे, ठीक है। ये आप देख लेना। और जापान हम लोग का हेल्प भी कर रहा है किसमें, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल रोड बनाने में, ठीक है। ये एक फ़ोटो था जब वेलकम कर रहे थे नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को, तो यहाँ कोणार्क का पीछे में टेम्पल का चिन्ह बना हुआ था, सन टेम्पल का। तो कोणार्क व्हील G20 एवेन्यू में था। कोणार्क व्हील कहाँ से आया है पहले देख लो, तब 13 सेंचुरी का है। मैच द फॉलोइंग आ जाए कि नहीं, 15 सेंचुरी 20th सेंचुरी, तो ये सब नहीं डालना भाई, या 9th सेंचुरी 13 सेंचुरी। किसने बनाया, नरसिंह देव वर्मन किंग, ये हमारे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। अब इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लो। द कोणार्क सन टेम्पल है ना, उसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। आप ये बताना व्हाइट पगोडा किसको कहा जाता है, उड़ीसा में है, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या है, कलिंगा स्टाइल का है, सन गॉड के लिए है। नरसिंह देव वर्मन ने बनाया है इसको 13 सेंचुरी में। ये इसमें 24 इंटिग्रेटली कार्व स्टोन व्हील्स है, ठीक है। जगमोहन डांस नाट मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट के अंदर आता है ये, ठीक है। ये हो गया कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी। एक और चीज़ है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल जो फैक्ट होता है ना उसको भी स्टडी, कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर वंस द मेजर पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। अब आगे आ जाओ, फाइन। तो ये हमारा कुछ कुछ है, ये जो भी पेज है ना, ये सिर्फ G20 का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, क्या आउटकम हुआ, जो भी 200 प्लस मीटिंग हुई, उससे क्या क्या एजेंडाज हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंस था, वो सब एक जगह लिखा हुआ, ठीक है। अभी ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव था। जैसे रशिया और यूक्रेन मान रहा था कि हम लोग को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना पड़ेगा, एक पाथ बनाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग ग्रेन को सप्लाई कर सके, जिसमें प्रॉब्लम ना आए, इन्फ्लेशन का इशू नहीं आए, फूड हंगर इशू नहीं आए, ठीक। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है ना, ये क्या करेगा ना कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को तो दूर करेगा, कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इन द सेंस कि वहाँ पे ग्रेन पहुँचेगा, खाना पहुँचेगा, तो लोग को सप्लाई और डिमांड में ज़्यादा इशू नहीं आएगा, जिसकी वजह से दाम कम होगा। लेकिन इंडिया को ऐसा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया तो ग्रेन पे डिपेंडेंट होता नहीं है, ग्रेन तो उसका सफिशिएंट है। बट इन्फ्लेशन इंडिया में अभी भी क्यों है, फिर तो बात जानना पड़ेगा, ग्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है तो इन्फ्लेशन क्यों है। तो पहला होगा कि मानसून का बहुत बड़ा इशू है, अभी अगस्त में सबसे कम मानसून हुआ हम लोग का, ठीक है। तो सप्लाई चेन का इशू वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मानसून बहुत बड़ा फैक्टर है। वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन ग्रेन इम्पोर्ट, अदर सेल्फ सफिशिएंट है हम लोग, ठीक है। 3 F का बात हो रहा है, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर का बात है, ठीक है। उसके बाद है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, BRI जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है ना चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया, US, सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक EU, सॉरी, इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैप में अगर देखना है, मैप में देखो, अगर इंडिया को यहाँ पे पोजीशन करते हैं, इंडिया से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से यूरोपियन यूनियन, और फिर US, समझ रहे हो इतना बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनाना, और जहाँ पे सभी एस्पिरेशनल कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये करना जिसमें आपको साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री भी आ गए हैं, वेस्ट एशिया का कंट्री आ गया, फिर मिडिल ये आपका यूरोपियन यूनियन का पूरा कंट्री है, और US तो है ही, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा किसके काउंटर करने के लिए है, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है, ठीक है। बायलैटरल मीटिंग्स, 2 नेशन 1 एम्बिशन का एक कंसेप्ट था, वो डाल सकते हो। फिर है ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन भी कैसा, तो ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ भी कैसा, तो ह्यूमन सेंट्रिक। G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च हो रहा है, किसके लिए, तो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। G20 सैटेलाइट मिशन।
अब आ जाओ इसमें, क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट है कि वुमेन को हम लोग पार्टिसिपेशन करवाएं, वुमेन का पार्टिसिपेशन करवाएं कि आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए उनको लीडरशिप पोजीशन दें। ठीक है, तो पहला कैसे हो सकता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन, लीडरशिप रोल दोगे क्लाइमेट चेंज में तो एक तरीके से मिटिगेट करने में आसानी होगा, अडेप्टेशन करने में आसानी होगा। सपोर्ट क्या करो, जेंडर रिस्पॉन्सिव सॉल्यूशन लाओ। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन विथ जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, वॉश सोल्यूशन कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। वुमेन को आप क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है उसको मिटिगेट करने के लिए वुमेन का हेल्प ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, मतलब सॉरी माइक्रो नहीं है, मोर फाइनेंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए हम लोग को फाइनेंस पे ज़्यादा काम करना होगा। तो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर हम लोग को चाहिए एक ट्रांजिशन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में। 4 ट्रिलियन डॉलर हर साल चाहिए क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए, नेट जीरो के लिए। कितना? 4 ट्रिलियन डॉलर, यार डेटा याद रखना होगा। कितना? 4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद है नेट जीरो ऐसा नहीं कहता है कि हर नेशन को इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हम लोग का ये है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CDR। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफरिंग मनी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीड टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बाई 43% 2030 तक रिड्यूस करने का बात है। ये सब सभी डेटा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक हम लोग को ट्रिपल करने का बात कहा गया है। एक्सेस टू लो फाइनेंस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए हैं। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और ये जो 4-5 टॉपिक है इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।